Hello, good morning students. Welcome to our online classes in गौतम बुद्ध स्कूल। आज हम हमारे उसी लेसन के जो आगे का टॉपिक है विद्युत मोटर, उसको हम पूरी तरह से आज एक्सप्लेन में रीड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम विद्युत मोटर को पढ़ेंगे। हम विद्युत मोटर का सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो विद्युत मोटर का जब हम एक डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम के अंदर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब हम एक आयताकार कुंडली को रखते हैं तो इस कुंडली के ऊपर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। हमने एक आयताकार कुंडली को यहाँ पर इसके साथ में रखा, तो जैसे ही इस कुंडली को इसके पास में रखते हैं तो एक पास में रखने के कारण इस कुंडली के ऊपर एक चुंबकीय बल काम करने लगता है और इस कुंडली के साथ में हमारे एक बैटरी को जोड़ते हैं और इसी के साथ में हम क्या करते हैं, एक कुंजी को जोड़ देते हैं। और कुंजी को जैसे ही इसके बीच में जोड़ा जाता है तो जोड़ने के कारण इसमें क्या होती है, हमारी विद्युत धारा बहने लग जाती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्या करी है, एक हमने आयताकार कुंडली बनाई। इसी कुंडली के साथ में यहाँ पर हमने दो विभक्त वलय जोड़ रखे हैं। विभक्त वलय क्या होता है? एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे अगर हम बीच में से काट दें। हमने क्या की, एक गोल रिंग जैसी स्ट्रक्चर लेते हैं। उस रिंग जैसी स्ट्रक्चर को जब हम बीच में से काट देते हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाती है। वही संरचना क्या कहलाती है? विभक्त वलय। इस विभक्त वलय के साथ में यहाँ पर चालक ब्रुश जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं? हमारे चालक ब्रुश जुड़े हुए होते हैं। इन चालक ब्रुश के द्वारा क्या किया जाएगा, ये चालक ब्रुश क्या करते हैं, यहाँ पर गति को कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक विद्युत मोटर का चित्र बनाया है। अब सबसे पहले हम इस विद्युत मोटर के चित्र के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है जो इसका, हम उसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब हम ये एक शक्तिशाली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब हम यहाँ पर एक आयताकार कुंडली को रखते हैं तो आयताकार कुंडली को जैसे ही यहाँ पर रखा जाता है तो रखने के कारण यहाँ पर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, हमने चैप्टर में रीड किया था पहले। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर एक बल युग्म इसके ऊपर काम करने लग जाता है। अब आप कहेंगे हमने यहाँ पर बल युग्म का नाम क्यों लिया? युग्म के रूप में काम करता है। युग्म का मतलब बल जो है वो हमेशा एक जोड़े के रूप में काम करता है। तो जो AB भुजा पर बल लगेगा उसी के अपोजिट जो CD भुजा के ऊपर बल लगता है वो हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कहा कि जो इसके ऊपर बल लगता है वो हमेशा युग्म के रूप में लगता है। और साथ ही साथ ये हमारे फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है। अब नेक्स्ट हमारी आती है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर हम इसकी जो क्रियाविधि है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं। यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जिसके दो ध्रुव हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो दक्षिण दिशा की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये हमारा क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव। अब इसके बीच में यहाँ पर क्या है, अब हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कभी कभी आ जाता है कुंडली ना दे करके वहां पर हमें क्या दे दिया जाता है, आर्मेचर। तो हमें पता होना चाहिए कि जब कुंडली को हम लेते हैं उस कुंडली के ऊपर तांबे के तार की बहुत सारे फेरे लगा दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम ये चौक को माने, इस चौक के ऊपर हमने अब खूब सारे तांबे की तार को लपेट दिया। तो जब तांबे की तार को लपेटने से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है उसे ही अपने क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। अब इस कुंडली का संपर्क हम किसे कर देते हैं, यहाँ पर इस कुंडली को हम बैटरी से और कुंजी से जोड़ देते हैं और बीच में इसके साथ में यहाँ पर दो विभक्त वलय, एक विभक्त वलय AB भुजा की ओर P होता है
और CD भुजा की ओर हमारा विभक्त वलय क्यू होता है। हो गया। और ये यहाँ पर हमारी बीच में क्या होती है, धुरी होती है जो कि घूर्णन करेगी, यानी कि आर्मेचर जो कि घूर्णन करने का काम करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जैसे ही हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, जैसे ही हम इसके अंदर करंट को पास आउट करते हैं, तो करंट जो कि हमने हमेशा से ही कहा है हमेशा एनोड से बहना शुरू होता है। तो यहाँ पर ये इधर से एनोड की ओर से करंट बहते हुए सबसे पहले AB भुजा में जाएगा और AB भुजा के बाद यहाँ पर CD भुजा में इसके ऊपर बल लगता है। अब आप पूछेंगे कि भुजाएं तो यहाँ पर एक AB है, दूसरी BC है, तो BC पर हमने विद्युत धारा की दिशा क्यों नहीं बताई? हमने विद्युत धारा की दिशा इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमें पता है कि जो बल का सूत्र होता है वो क्या होता है, IBL साइन थीटा। साइन थीटा I का मतलब उसमें बहने वाली धारा, क्योंकि जो चुंबकीय बल है, धारा भी अगर हम देखें तो इसमें इस ओर बहेगी, समांतर क्रम हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बल भी उसी दिशा में लग रहा है, और L का मतलब जो तार की या आयताकार कुंडली की लंबाई है वो भी उसी तरीके से समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में होने के कारण यहाँ पर साइन थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, और साइन 0 का मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इस कारण लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होने के कारण यहाँ पर किसी भी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, उसके समांतर हो गया। तो समांतर होने के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी बल नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो अब जैसे ही यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की तो AB भुजा जो है वो ऊपर की ओर गति करती है और CD जो है वो नीचे की ओर गति करती है। अब हम इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण अब ये कुंडली क्या करेगी, घूर्णन करना शुरू करती है। जैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, विद्युत धारा जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड की, विद्युत धारा इसमें से करंट को पास आउट किया, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण वहां पर क्या हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया हमारी इस आयताकार कुंडली के ऊपर, जिसके कारण AB पर बल जो है वो ऊपर की ओर लगता है। AB भुजा पर चुंबकीय बल जो उत्पन्न होगा वो उसे क्या करेगा, घूर्णन करने का काम करती है। जब भी मोटर घूमती है, किसी की भी आप देखो, चाहे आप पंखे की मोटर देखें, चाहे पानी की मोटर देखें, चाहे सबमर्सिबल की, किसी की भी आप एक्सेट्रा मोटर ले सकते हो, तो मोटर जब घूर्णन करती है तो घूर्णन करने के कारण जैसे ही वो बाएं दिशा की और उसके ऊपर हम कहते हैं कि वो वामावर्त दिशा में घूमती है, तो जैसे ही कुंडली बाएं दिशा की ओर घूर्णन करती है तो धारा की दिशा और उसके ऊपर लगने वाले बल दोनों की दिशाएं क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती है। इसलिए AB पर जो लगने वाला बल है, भुजा पर लगने वाला बल, हम उसे क्या कहते हैं, वो अधोवर्ती होता है। और CD भुजा के ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत धारा के जस्ट अपोजिट दिशा में लगता है, यानी कि उस पर बल की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि AB पर लगने वाला बल ऊपर की ओर, जबकि CD भुजा पर जो लगने वाला बल है वो नीचे की ओर हो जाता है। नेक्स्ट हम इसे आगे पढ़ेंगे कि जब ये घूमता है तो घूमने पर इसका जो संपर्क है, जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर यहाँ पर हमारी विभक्त वलय और चालक ब्रुश दिए हुए हैं। अब इनका संपर्क क्या होगा, आपस में एक दूसरे के साथ में हो जाता है। तो जैसे ही कुंडली बाईं दिशा की ओर घूर्णन करना शुरू करती है तो इस कुंडली का संपर्क, ये इसके साथ में विभक्त वलय घूमना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जो विभक्त वलय है हमारा, जैसे ही कुंडली बाईं दिशा की ओर घूर्णन करती है, जब वामावर्त घूर्णन होता है यानी कि बाईं दिशा की ओर, बाईं दिशा की ओर कुंडली के अंदर घूर्णन शुरू होगा, तो बाईं दिशा की ओर घूर्णन होने के कारण AB भुजा जो है वो कहाँ हो जाएगी, AB भुजा अंदर की ओर, AB भुजा पर बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, और CD भुजा जो होती है वो घूम करके इस तरीके से हमारे सामने आ जाती है।
जैसे कि पहले हम किसी भी कागज के ऊपर अगर लिख करके देखें AB और CD और उसके अपोजिट साइड पर भी लिखें तो वो दोनों क्या हो जाती है, एक दूसरे के एंटी क्लॉक हो जाती है। तो CD भुजा जो होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है और इस कंडीशन में हमारे विभक्त वलय भी साथ ही साथ घूमते हैं। तो यहाँ पर जब इस भुजा की तरफ से घूर्णन होगा तो इस विभक्त वलय का घूर्णन करने के कारण संपर्क किससे हो जाएगा, चालक ब्रुश Y से हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, तो इस स्थिति में हमारा जो विभक्त वलय है वो विभक्त वलय किसके साथ में जुड़ेगा जाकर के, विभक्त वलय घूर्णन कर रहा है क्योंकि आयताकार कुंडली भी हमारी क्या कर रही है, घूम रही है। अब कुंडली घूमेगी तो कुंडली के साथ साथ में हमारा विभक्त वलय भी घूमेगा। अब आप पूछोगे कि यार चालक ब्रुश क्यों नहीं घूम रहे हमारे साथ में, तो चालक ब्रुश जो होते हैं हमेशा अपनी स्थिति पर ही रहते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गति नहीं होती। तो जैसा कि मैंने बताया कुंडली घूमेगी तो विभक्त वलय साथ में घूमेंगे। अब ये विभक्त वलय इसके साथ घूमेगा तो AB भुजा जो है वो इस ओर आ जाएगी और CD जो है वो उस ओर चली जाएगी। तो ये विभक्त वलय भी घूम करके कहाँ आ जाएगा, इस ओर आ जाएगा। तो P का संपर्क विभक्त वलय का किससे हो जाएगा, चालक ब्रुश Y से हो जाएगा हमारी। तो इस तरीके से कुंडली में एक बार हमारा क्या हुआ, घूर्णन। तो इस तरीके से तो इसका क्या हुआ, एक आधा घूर्णन करती है ये, आधे घूर्णन में इसकी दिशा हुई है इस तरीके से। लेकिन जब ये आधा घूर्णन वापस करेगी, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा विभक्त वलय है ये विभक्त वलय क्या करते हैं, दिक् परिवर्तक का काम करते हैं। विभक्त वलय क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे द्वारा जो दो विभक्त वलय लगाए गए हैं जैसे कि हमने हमारे चित्र में दिखा रखा है, एक विभक्त वलय P है और दूसरा विभक्त वलय हमारा क्या है, Q है। ये दोनों विभक्त वलय यहाँ पर क्या करते हैं, दिक् परिवर्तक के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करेंगे, दिक् परिवर्तक के। और दिक् परिवर्तक आप पूछेंगे कि क्या होता है, दिक् परिवर्तक क्या होते हैं, दिक् परिवर्तक जो हमारी धारा की दिशा है अगर उसको बदलने का काम करते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था कि AB भुजा पर विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है और CD पर क्या हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाती है। अब ये विभक्त वलय इन दोनों भुजाओं के ऊपर लगने वाली जो धारा की दिशा है उसको बदलने का काम करेंगे। तो विभक्त वलय ने क्या किया, धारा की दिशा को बदल दिया, धारा की दिशा को बदलने का काम विभक्त वलय के द्वारा किया जाता है। तो जैसे ही धारा की दिशा बदली, हमने पहले कहा था कि AB भुजा पर विद्युत धारा की दिशा क्या थी, ऊपर की ओर। AB पर लगने वाला बल क्या था, अधोवर्ती। तो अब AB भुजा के ऊपर जो बल लगता है, AB भुजा पर बल जो है वो अब ऊपर की ओर लगेगा और जो CD भुजा के ऊपर बल लगेगा अब CD भुजा पर बल लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अधोवर्ती। क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, दिक् परिवर्तक को लगा करके, दिक् परिवर्तक को जैसे ही लगाया जाता है तो दिक् परिवर्तक क्या है, धारा की दिशा को बदल दिया। तो अब पहले AB भुजा नीचे की ओर जा रही थी, अब AB भुजा जो है वो पहले के जस्ट अपोजिट हो जाएगी, वो ऊपर की ओर आ जाएगी। और जो CD भुजा पहले ऊपर की ओर जा रही थी, अब उस पर लगने वाला बल क्या हो गया, नीचे की ओर हो जाता है। तो इस तरीके से कुंडली की दिशा इस कंडीशन में क्या हो जाती है, कुंडली की दिशा क्या हो जाएगी, DCBA हो जाती है। हमारा पहले अब कुंडली की दिशा बदली, तो कुंडली की दिशा बदलने के कारण अब धारा की दिशा DCBA हो गई। अब DCB होने के कारण इधर हमारा विभक्त वलय कौन सा उसके साथ जुड़ा है, देखिए जैसे कि हमारे डायग्राम में CD की और हमारा विभक्त वलय है Q। तो अब इस कंडीशन में हमारा विभक्त वलय जो Q है वो किसके साथ में जाकर के जुड़ेगा, Y के साथ नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो चालक ब्रुश होते हैं वो कभी भी गति नहीं करते। तो इस कंडीशन में ये विभक्त वलय जो है इसी कुंडली के साथ में घूर्णन करेगा,
गति करेगा, उसमें रोटेशन होगी और रोटेशन होने के कारण वो किसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा, चालक ब्रुश एक्स के साथ में जाकर के जुड़ जाता है। जब से ही वो चालक ब्रुश एक्स के साथ में जाकर के जुड़ेगा तो उसका नेक्स्ट आधा रोटेशन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका आधा घूर्णन भी क्या हो गया, पूरा हो गया। पहले हमने विद्युत धारा प्रवाहित की थी, इस सिरे से बही और इस सिरे पर आकर के वो कैथोड के पास जैसे ही आई तो उसका आधा चक्कर पूरा। अब हमने यहाँ पर विभक्त वलय लगाया जो कि दिक् परिवर्तक के रूप में काम कर रहा था। अब इस दिक् परिवर्तक के कारण यहाँ पर लगने वाली धारा की दिशा जो थी वो बदल गई। तो बदलने के कारण अब एसीडी भुजा जो है वो ऊपर की ओर हो गई और एबी जो है नीचे की ओर हो गई। नीचे की ओर होने पर अब उसका आधा रोटेशन जो है वो वापस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से विद्युत मोटर जो है वो अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। पहले बाईं ओर से घूमती है, फिर दूसरी दिशा की ओर उसका चक्कर कंप्लीट होता है। तो आधा घूर्णन करने के बाद एक पूरा चक्कर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो विद्युत मोटर है वो काम करती है। ठीक है, तो ये हमारी विद्युत मोटर है। ये विद्युत मोटर कहाँ कहाँ पर हमारे काम में आ जाएगी, यूज कहाँ पर होता है। अब आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोटर की गति को कम या ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं। आके अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोटर की गति को आपको कम या ज्यादा करना है, तो कम या ज्यादा आप इसको कैसे करोगे, कम या ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जैसे ही धारा का मान अगर हम देखते हैं कि वोल्टेज हमारे घर में अचानक से धारा क्या हुई, ज्यादा आ गई। तो ज्यादा होने के कारण किसी भी चीज के अंदर जो बहने वाली धारा होती है, धारा बढ़ी तो वहां पर अचानक से लाइट भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद्युत मोटर, आपको अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद्युत मोटर में गति को कैसे बदला जा सकता है, तो हम इसका उत्तर क्या देंगे। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। सबसे पहले तो हमें इसका आंसर हमें पता है कि जैसे ही धारा की दिशा बढ़ती है, धारा के मान को हम बदलते हैं। अगर हमने धारा के मान को कम किया तो कम करने के कारण उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम उसको धारा मिलेगी तो वो कम गति से रोटेट करेगी। अगर हमने उसकी धारा को बढ़ा दिया, धारा के मान में हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो वृद्धि करने के कारण वहां पर क्या होगा, वो मोटर जो है वो तेज गति से रोटेशन करने लगेगी। तो पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे, धारा के मान में कमी या वृद्धि कर। तो पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे, धारा के मान में वृद्धि ऑब्लिक कमी करके। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जैसे ही यहाँ पर चुंबकीय प्रबल, चुंबक की तीव्रता को, चुंबक की जो तीव्रता है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर, जितना ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी ही दूर तक उसका जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, और जितना ज्यादा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा उसके द्वारा उसकी गति भी कम या ज्यादा हो जाएगी। अगर चुंबकीय प्रभाव कम है तो उसकी गति कम हो जाएगी। अगर हमने वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, दो विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के पास में लेकर के आए, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वहां पर बढ़ जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा यहाँ पर उसकी गति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आज हमने हमारी विद्युत मोटर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। इसको एक बार हम दोबारा शॉर्ट में देखते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पर चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुव थे, इसके बीच में हमने हमारी जो एक आयताकार कुंडली थी उसको रखा था। इस आयताकार कुंडली के साथ में हमारे दो विभक्त वलय, एक विभक्त वलय P और दूसरा विभक्त वलय Q जुड़े हुए थे, और इन्हीं के साथ में हमारे दो चालक ब्रुश
P विभक्त वलय की ओर हमारा चालक ब्रुश X था और Q विभक्त वलय की ओर हमारा चालक ब्रुश Y था। अब यहाँ पर जो चालक ब्रुश हैं ये कभी भी गति नहीं करते, जैसा कि हमने पहले बताया। चालक ब्रुश जो है हमेशा अपनी ही स्थिति के ऊपर एज इट इज रहते हैं। अब इनका संपर्क हम किससे कर देते हैं, एक बैटरी से और साथ में कुंजी से कर देते हैं। फिर हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे ही विद्युत धारा हमने प्रवाहित की, हमने देखा यहाँ पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली जो होती है वो घूमने लग जाती है, और जैसे ही घूमने लग जाती है तो AB भुजा जो होती है घूमने के कारण जो होती है वो अंदर की ओर चली जाती है और CD जो है वो बाहर की ओर आ जाती है। और उस कंडीशन में जो हमारा विभक्त वलय QP था वो भी घूमता हुआ गति करते हुए चालक ब्रुश Y के साथ में चला जाता है और फिर वो होती हुई एंड कैथोड के पास में आ जाती है। इस तरीके से हमारा आधा चक्र हुआ। नेक्स्ट आधे चक्र में हमारा जो विभक्त वलय है वो दिक् परिवर्तक का काम कर रहा था। दिक् परिवर्तक यानी कि जो धारा की दिशा को बदल दे। जैसे ही धारा की दिशा बदल जाती है, इन भुजाओं पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। पहले जो AB नीचे की ओर गति कर रही थी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, हमारे चित्र में ये विद्युत धारा की दिशा है। चुंबकीय बल के कारण AB भुजा अब ऊपर की ओर हो जाएगी और CD भुजा जो हो जाएगी वो वापस ऊपर की ओर आ जाएगी। तो इस तरीके से इस कंडीशन में हमारा जो विभक्त वलय Q है, Q भी घूमता जाएगा कुंडली के साथ में और चालक ब्रुश X के साथ में जाकर के जुड़ जाता है और इस तरीके से इसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक विद्युत मोटर जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम कल या तो हमारा नया टॉपिक देखेंगे या तो विद्युत जनित्र। ओके, थैंक यू।